नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी हिंदी 2016 से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है जिसमें 10 सवाल दिए जाते हैं और फिर 10 सवालों के जवाब देते हैं। फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपको 10 सवाल के जवाब आपको देना रहता है। अगर आप नहीं दे पाते तो फिर अगले वीडियो में हम प्रश्न के जवाब देते हैं, यानी 10 प्रश्नों के जवाब देते हैं, फिर आपको 10 सवाल देते हैं। ये एक प्रक्रिया चल रही है लगातार। 47 वीडियो हो चुके हैं, यानी भाग 47 हो चुका है। 48वां भाग आज है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रश्न हमारा और जवाब भी हमारा, यानी सवाल हमारा जवाब भी हमारा चल रहा है। तो ये श्रृंखला चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली प्राथमिकता है। अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे, और जिसको नहीं मिल रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके पिछला जितना वीडियो सब जाके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। और जितने भी टीजीटी पीजीटी में हैं, कहीं ना कहीं सबको, जिनका अच्छा इंटरव्यू जाएगा और जिनका बढ़िया नंबर है, सभी का चयन सुनिश्चित होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरिट कम जाएगी, यानी कट ऑफ अब की बार कम जाने वाला है, तो आप लोग को पता चल चुका है। तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं उसके जवाब आपको देने हैं। तो कई तरह से कमेंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा समय लेते हैं, प्रश्न को जल्द कर दीजिए, बता दीजिए। फिर कुछ लोग आज कमेंट किए कि आप बहुत इसको पता नहीं क्या बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, आप बड़े गहराई से बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि हमारा वीडियो ही देखिए, नहीं तो हम आपको दंड देंगे। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नहीं देख सकते हैं। कोई आप मतलब ये नहीं है कि आप ही ज़रूर देखें। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है। बहुत यूट्यूबर हैं, सबसे मतलब किसी से भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बुक है आपके पास, बुक से पढ़िए। ठीक है, आपके पास गुरु होंगे, गुरु से पूछिए। तो ऐसी बात नहीं है, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। वो आपको बता दें कि एग्जामिनर होते हैं, उनके दिमाग में प्रश्न तुरंत बनता है, वो प्रश्न रखे नहीं आते। वो जो उनके दिमाग में चल गया वही पूछ लेंगे। आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको आता है तभी हम पूछें। ठीक है, वो ऐसी प्रक्रिया में नहीं है कि आपसे पूछेंगे कबीरदास की जो ये रहस्यवाद है आपको आता है, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, आप बता पाओ या ना बता पाओ। तो ऐसी कोई बात नहीं। हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं, किसी को भ्रम में नहीं पड़ना है, ना किसी को संदेह में पड़ना है। आप अपने इच्छा अनुसार चलिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे ही चैनल को अवश्य देखिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, एक प्रश्न पिछले वीडियो में गलत हो गया था, उसको हम पहले बता देते हैं। फिर इसके बाद एक प्रश्न का हम जवाब नहीं दिए थे, उसको बताते हैं। फिर हम अगले वीडियो में चलते हैं। तो पिछले वीडियो का जो प्रश्न था, भारतेंद्र जी किस मत से प्रभावित थे, तो ये था। इसमें हम अपने हिसाब से हम सही बताए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ दिमाग था, वो मानवीय भूल हो जाता है। तो जब कमेंट आया तब हमें पता लगा कि जब हम उसको फिर वीडियो दोबारा देखे तब पता लगा। हम तो इसमें क्या बता दिए हैं, अद्वैत मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद बता दिए थे, लेकिन ये प्रभावित थे पुष्टि मार्ग से। पुष्टि मार्ग से प्रभावित थे। पुष्टि यानी क्या है, पुष्टि मार्ग, इसी से प्रभावित थे। जो है वल्लभाचार्य का है, इसी से भारतेंद्र जी प्रभावित थे। हम आप लोग से कहते हैं कि अगर कोई मानवीय भूल हो जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसको अवश्य सुधार करेंगे। उससे लगभग 100% गारंटी रहती है कि हम गलत नहीं बताएंगे। अगर गलत बताएंगे तो उसको आप लोग बताइए, हम उसको स्वीकार करेंगे। ये इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, नहीं आप कैसे कह दिए, ये है वो है, ठीक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, एकदम उसको सरलता से हम बताएंगे। ठीक है, और अगला जो प्रश्न छूट गया था उसको देख लेते हैं। प्रश्न छूटा था 7। क्या छूटा था, पौ 12 होना का अर्थ बताइए। इसको हम बताते बताते देखिए भूल गए, देखिए, और आगे बढ़ गए। तो सब लोगों ने कहा सर जी प्रश्न को
आपने बताया ही नहीं, उसमें हम कुछ और बता दिए थे। तो पौ 12 का मतलब होता है अधिक लाभ होना, अधिक लाभ होना, ये पौ 12 का मतलब होता है। तो आप वहाँ जल्दबाजी में जब आपसे पूछेंगे अगर कि बताइए बेटा पौ 12 होने का अर्थ क्या होता है, तो आप वहाँ जल्दबाजी तुरंत मत करिए। आपसे बताए हैं कि 1-2 सेकंड आराम से सुनिए कि उसमें कुछ और तो नहीं जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ रहे हैं तो रुकिए, अगर नहीं जोड़ते हैं तब प्रश्नों के जवाब सरलता से दीजिए कि पौ 12 का अर्थ होता है सर अधिक लाभ होना। नहीं तो आपके दिमाग में बस वही बचा है कि जैसे कहेंगे पौ 12 होना, आप एकदम तत्पर है, तुरंत बता देंगे 9-2-11 होना, भाग जाना। तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपको धैर्य से शालीनता से प्रश्न को जवाब देना है। अब चलते हैं हम अपने जो प्रश्न थे, अब उस पर चलते हैं। 2 प्रश्न, एक बता नहीं पाए थे, छूट गया था, और एक प्रश्न को हम गलत बता दिए थे, तो दोनों हो गए हैं। अब चलते हैं प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? इसमें बताया गया था क्रिया को, क्रिया, क्रिया नहीं, क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको धातु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धातु के नाम से जाना जाता है। और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। और धातु में, ध्यान से सुनिएगा, धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनता है। जैसे लिख है तो लिखना, पढ़ है तो पढ़ना, पठ है तो पढ़ना, ठीक है, हंस है तो हंसना। इसी तरह से आपका बन जाएगा, ना प्रत्यय लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? क्रिया हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? अब बताइए, कठिन प्रश्न है अभी, अगर इसको भी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्या पूछेंगे? तो आप सोच रहे हैं कि हमसे वही पूछे, रामचरितमानस किसने लिखा और पद्मावत किसने लिखा, साकी सवद रबैनी किसने लिखा? तो अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी आप लोग की, तो हम ऐसे वीडियो हम रोज बनाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो आसानी होगी। ऐसे बना के हम आप लोग को एक दिन में 20-20 वीडियो बना के देंगे, ठीक है? तो ऐसे देखिए, जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा, हम आपको प्रश्न ऐसे बताते हैं कि वो कहाँ से पूछे, आपको कहाँ से प्रश्न बना रहे हैं, जो आपके दिमाग में भी ना हो, ऐसे प्रश्न बनाते हैं। तो जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? तो जायसी का नाम जायसी, जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? क्योंकि जायस स्थान था, जायस एक स्थान है। और ये जायस स्थान कहाँ था? रायबरेली में। कहाँ था? रायबरेली में जायस नामक स्थान था। इसी नाम से इनका नाम जायसी के नाम से ही जाने जाते हैं। और अब देख लीजिए, एक प्रश्न और बनता है कि जो रायबरेली में है, अब वो मौके में जायस स्थान है कहाँ? तो अब इस समय अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में है, इसको भी आप जानते रहिए। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए कि कौन ऐसे कवि हैं भक्ति काव्य में काल में या हिंदी साहित्य में या सूफी काव्य में, कौन से सूफी काव्य में है जो अपने वो गांव के नाम से जाने जाते हैं? तो आप भर में तुरंत हो जाएंगे, जबकि जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे आप, कहेंगे ये प्रश्न कहाँ से कर लिए। तो इसलिए गांव के नाम से कौन, यही जायसी जाने जाते हैं, ठीक है, इनके गांव का नाम था। ठीक, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, ताशी के इतिहास में क्या कमियां हैं? ताशी के इतिहास में क्या कमियां हैं बताइए? तो ताशी के इतिहास में तमाम कमियां हैं, आप लोग जान रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। भाई ये लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और लिखोगे फ्रेंच में, तो इतिहास थोड़ी माना जाएगा। दूसरी कमी क्या है? मान लीजिए फ्रेंच भाषा तो किसी तरह से कट गया कष्ट, लेकिन दूसरी भाषा क्या है, सब उर्दू का भी रख दिए, केवल 72 हिंदी के रखे। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कवि ज़्यादा हिंदी के रहने चाहिए, लेकिन केवल 72 कवि हिंदी के, बाकी 766 रख दिए आपके अरबी फारसी उर्दू के रख दिए। फिर इसके बाद कमी क्या कर दिए, ये दूर बैठ के लिखे, दूर मतलब भारत में नहीं लिखे, जाके फ्रांस, पेरिस, फ्रांस की राजधानी, वहाँ बैठ के लिखे। इन्होंने काल क्रम का निर्धारण नहीं किया, तो इसलिए इनकी कमियां में जितना गिना दिया जाए उतना कम है। ठीक है, अगला प्रश्न, विसर्ग संधि किसे कहते हैं बताइए?
अब इतना अगर आप नहीं जानेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो अगर आपको हम भ्रमित कर रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा भ्रमित कर रहे हैं, अब आप हमें लग रहा है आप खुद भ्रम में पड़ गए हैं। भाई भ्रमित वही होगा जो आज तक ये सब प्रश्न सुना नहीं होगा। और कोई हमारे हिसाब से जितने भी टीजीटी इंटरव्यू में देने जा रहे हैं सभी लोग एक अच्छे विद्वान हैं, सब लोग पढ़ के आए हैं और कोई भ्रमित नहीं हो रहा हमारे हिसाब से। अगर भ्रमित हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे हिसाब से कोई भ्रमित नहीं हो रहा है, सबके लिए अच्छा ही प्रश्न है। बताइए अब आपको अगर विसर्ग संध नहीं आ रहा है तो बताइए अब कितनी शर्म की बात है। और कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखते हैं तो दो चार लोग और देखते हैं कि यानी इनको आ नहीं रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के बाद आपको बस इतने करना है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम लिख दिए मनोहर लिख दिए, अब हो गया है मनः धन हर। अब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना चाहिए, विसर्ग के बाद स्वर है व्यंजन है तो विसर्ग का या तो वो हो जाएगा, लेकिन यही विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक। पांचवा है गोरखनाथ की कुछ रचनाएं बताइए। बताइए अब गोरखनाथ की एक दो रचना तो आनी ही चाहिए, तो रचनाएं बताइए। नरवैबोध, प्राण संकली, 15 तिथि, सिद्ध सिद्ध गोरख सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। अब आप लोग फिर कहेंगे योग चिंतामणि इनका नहीं, तो योग चिंतामणि दो लोग का, इसलिए इसी वक्त हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं एक रामानंद का है। ठीक है, तो आप लोग भ्रमित मत होइए, जहां भ्रमित होइए हमसे बात करिए डायरेक्ट। आपके थंबनेल पर नंबर दिया रहता है तो वहां से बात कर सकते हैं। तो गोरखनाथ की सब रचनाएं हैं, तो 14 रचनाओं को अब आपको बता देते हैं प्रमाणिक मानकर। हम लेकर आते हैं 10 प्रश्न, लेकिन 10 प्रश्नों में हम 100 प्रश्न बनाते हैं आपके अच्छाई के लिए। अब आप लोग अगर कहें तो बंद कर दें वीडियो सीडियो और क्या। तो चलिए देखिए, 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से संग्रह किया था, संकलन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कबीर किस भाषा का शब्द है, बताइए कबीर किस भाषा का शब्द है। आपके यही कबीर रहीम जायसी यही घुमा घुमा के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बस आप लोग, हमें लग रहा है आप खुद भ्रमित हो रहे हैं। किस भाषा का शब्द है, तो कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी। ठीक है, देखिए इसमें पहले वीर है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, रवि कर दिया गया है। इधर से पढ़ेंगे वीर, इधर से पढ़ेंगे वीर, इसी को सीधा वीर पढ़िए उसको उल्टा वीर पढ़िए, यानी कबीर अरबी। अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का अर्थ होता है महान। आप लोग तो जान ही रहे हैं, आप लोग खुद महान हैं। आप लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और 99% बन चुके हैं, बस वही 1% बचा है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। बस पढ़ते रहिए। तो कबीर का अर्थ होता है महान होता है। ठीक है। 7वां है, क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई कहानी लिखे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं, हाँ। तो क्या लिखे हैं, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय लिखे हैं 1903 में, ये कहानी लिखा गया है। ठीक है, इसको लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानते रहिए, इन्होंने लिखा है कहानी। 8वां है, क्या इलाहाबाद में किसी कवित्री की मृत्यु हुई है, अगर हाँ तो बताइए। तो इलाहाबाद में कवित्री की मृत्यु हुई है। अब कवित्री हम लिख दिए, आपको साफ क्लियर हो गया कवित्री कौन है इलाहाबाद, महादेवी वर्मा, छायावाद की चतुष्टयी में आती है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ है। ये भी जान लीजिए, और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, ये आपके 8वां प्रश्न है। आगे चलते हैं। और हाँ, फर्रुखा देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, उसको भी जान लीजिए, नहीं तो वहाँ लिखा लेंगे तो आप लोग फुर्र हो जाएंगे। फर्रुखा का मतलब देखो, फर्रुखा बात तो आप लिख ले जाएंगे, फर्रुखाबाद। अब देखिए आपको लगाना कहाँ है, तो आपको ना खा पर नहीं लगाना है, नहीं तो फर्रुखा हो जाएगा। ठीक है,
आपको लगाना कहाँ है, रा पर लगाना है, क्योंकि पहले इसको फर फिर रुखा होगा, तब फर रुखा बात तब सही होगा। आपका रा पे लगाना है, तब जाके आपका फर रुखा बात सही होगा। 9वां प्रश्न है, निकट और पास में अंतर बताइए। ये समझ लीजिए ग्रामीण क्षेत्र प्रश्न है, तो इसको अंतर इसमें कुछ नहीं है, निकट और पास में बस थोड़ा सा अंतर। अगर अगर पूछेंगे आपसे ऐसे प्रश्न, तो आप बता सकते हैं निकट और पास में अंतर। निकट का मतलब, पास का मतलब होता है जिस पर अधिकार हो, यानी जिस पर अपना अधिकार हो उसी को पास कहते हैं। पास का मतलब जैसे आपके पास रुपए हैं, जैसे 100 में जेब में 100 रुपए हैं, तो आपके पास हैं। अगर निकट की बात करेगा तो क्या है, आपके पास नहीं है, तो उस पर अधिकार मौके पर नहीं रहता। तो बस यही अंतर है। ठीक है, जो आप जिस पर आपका आधिपत्य हो पास है। अब आप इस पर भी प्रश्न मत उठाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वहाँ बता देना है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, आदिकाल में कौन सी विशेषता पनप नहीं पाई। तो कौन सी विशेषता नहीं पनप पाई, राष्ट्रीयता। कौन सा प्रश्न है, राष्ट्रीयता पनप नहीं पाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन सी विशेषता नहीं पनप पाई, तो राष्ट्रीयता पनप नहीं पाई। तो ये आपके हो गए 10 प्रश्न। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल, यानी 10 प्रश्न मिलते हैं, यानी आपको जवाब देना है। यानी वो रहेगा आज का सवाल। अब आपको देने हैं जवाब। तो देखिए, आप देखते हैं कितने आपके लिए कितने कठिन प्रश्न हैं, आप उसको खुद देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो चलिए, आज के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, तो आपके सामने रखा गया, भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है, रानी केतकी की कहानी और किस नाम से जानी जाती है। बताइए, अब इतना सरल प्रश्न है कि अब हम खुद नहीं बता पा रहे हैं कितना सरल है। अब आप ही लोग उसको बयां करेंगे। रानी केतकी की कहानी का यानी दूसरा नाम या दूसरे नाम से जानी जाती है, बताना है। तीसरा है, इमली का तत्सम रूप क्या होता है। अब बताइए, इमली का तत्सम नहीं जानेंगे, ठीक है, कलश का तत्सम नहीं जानेंगे, तो ये सब तो आपको जानना ही है। आंवला का तत्सम नहीं जानेंगे, ये सब आपको क्या है, सब एकदम आपके एकदम सरलतम प्रश्न है। ये सब तो एकदम जुबान पे रहना चाहिए। पलंग का तत्सम नहीं जानेंगे, मच्छर का तत्सम नहीं जानेंगे, आंख का तत्सम नहीं जानेंगे, तो ये सब तो कैसे आपकी तैयारी होगी। ये सब आपको एकदम लोकल प्रश्न आपके लिए रखते हैं, ताकि आपको आसानी से आ जाए। इसी स्तर से कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, यही उद्देश्य है। चौथा प्रश्न, सूफी काव्य की विशेषताएं बताइए। अब बताइए, सूफी काव्य की विशेषताएं कौन नहीं बता पाएगा, तो आप लोग बता ले जाएंगे, तो आसानी से बता ले जाएंगे। तो सूफी काव्य की विशेषताएं बताइए। 4 के बाद देख लीजिए, यहाँ पर 6 हो गया है, 5वां प्रश्न गायब हो गया है। यानी गायब क्या हो गया है, 5 ही लिख पाए थे, तो यहाँ पर छठा प्रश्न आ गया है। तो छठा का मतलब नंबर 5वां ही है, इसको हम कर देते हैं। तो ये प्रश्न 5वां ही है। तो महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है, बताइए। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है, बताइए, ये आपको बताना है। 7वां प्रश्न है, आनंद भवन कहाँ स्थित है तथा क्यों प्रसिद्ध है। आनंद भवन कहाँ स्थित है तथा क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। इसके लिए प्रसिद्ध है, ये 7वां प्रश्न है, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है। समस्यात्मक नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो हिंदी में समस्यात्मक जन्मदाता आप लोग एकदम भली भांति प्रकार से जान रहे हैं, वीडियो देखते ही आप बता देंगे कौन है। 8वां प्रश्न, पाली किस धर्म की भाषा है। पाली किस धर्म की भाषा है।
9वां प्रश्न है, लिखा है 10वां, लेकिन क्या है? प्रश्न नंबर 9। यह सतसई की टीका यानी बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले किस कवि ने लिखी? तो बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले किस कवि ने लिखी है? तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से जैसे समझाया जा रहा है, जितनी शालीनता से, उतनी शालीनता से आप वहां जाकर बैठकर आराम से इंटरव्यू देंगे। एकदम आपका इंटरव्यू पूरा अच्छा जाएगा, तनिक भी उसमें कमी नहीं रहेगी। आप जाइए, शालीनता से दीजिए। एकदम बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तीनों बात, हड़बड़ाने की, गड़बड़ाने की, बड़बड़ाने की, और एक बात और है, फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं कि हम कम बताए हैं। तो इसमें एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न आज का होगा, एक दो प्रश्न हम रख देते हैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए, ठीक है। करंट से या जीएस से रख देते हैं ताकि आप थोड़ा उसमें भी देख लें। एक ये वहाँ बैठे रहते हैं तो पूछ सकते हैं, किस नोट पर भारत सरकार का सिग्नेचर होता है? बताइए, जो आपके नोट हैं, किस नोट पर भारत सरकार का सिग्नेचर होता है? ये आपको बताना है। ये रहे आपके, अब देख लीजिए पूरे 10 प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 10 है, इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न 10 ही है, लेकिन एक प्रश्न बीच में गड़बड़ हो गया, इसलिए उसको क्रम बदलना पड़ा। तो 10 प्रश्न आपके हो गए हैं और आपको 10 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, ठीक है। तो कई तरह के लोग हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, अपने 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 क्या है, विचार है। तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जो हमने कहा वो अगर गलत कहा है तो भी बताइएगा, अगर सही कहा है तब भी आप लोग उसको ज़रा बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है, इसी समय, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।